हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का ग्रेविटेशन चैप्टर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है सेंट्रिपिटल फोर्स। आखिरकार सेंट्रिपिटल फोर्स क्या चीज़ होती है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है, जैसे कि ये सर्कुलर मोशन के अंदर घूम रहा है, तो जैसे ही थोड़ी देर बाद मैं इसको घुमाना बंद करूंगा, ये सर्कुलर मोशन में ही घूमती रहती है। ये देखो, ये वायर है, देखो घूम रही है गोल गोल। जैसे ही मैं बंद करूंगा इसको घुमाना, ये घूमती रही गोल गोल थोड़ी देर तक। तो ये जो सर्कुलर मोशन के अंदर चीज़ें घूमती रहती हैं, तो इसे ही बोलते हैं हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स क्या करती है? दैट कीप्स इट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको सर्कुलर पाथ में घुमाती रहती है। जैसे कि अर्थ के चारों तरफ मून घूमता रहता है। दिस इज ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रिपिटल जो फोर्स है वो कहाँ से एग्जर्ट होती है? बिल्कुल सेंटर से। जैसे मून है तो मून के ऊपर सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से लग रही होगी? अर्थ की, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो देखो यहाँ से मून भी ऐसे ही गोल गोल अर्थ की तरफ घूमता रहता है। द सेंट्रिपिटल फोर्स एग्जर्टेड फ्रॉम सेंटर ऑफ द पाथ। तो आप इसको घर पे भी कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ ले लो और रस्सी से उसे एक एंड से बांध दो और घुमाते रहना गोल गोल। जब आप थोड़ी देर उसको घुमाना छोड़ दोगे, वो अपने आप ही गोल गोल सर्कुलर पाथ में घूमती रहेगी और थोड़ी देर में रुक जाएगी। रुकती क्यों है? उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज़ गोल गोल घूमती ही रहती है। अब बात करते हैं न्यूटन की ऑब्जर्वेशन की। देखो, एक दिन न्यूटन आराम से एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे। उनके सर पर आकर एप्पल गिर जाता है। ये देखो, न्यूटन बेचारे आराम से पढ़ रहे हैं अपने मज़े से और इनके सर पर आकर एप्पल गिर गया। तो अब इनके दिमाग में आता है कि आखिरकार ये एप्पल मेरे सर पर क्यों गिरा। तो वो सोचते हैं ज़रूर जो ज़मीन है यानी कि अर्थ है वो अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, इस वजह से चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं। जैसे कि आप अपनी बहन को ऐसे उठा लो और छोड़ दो, फिर नीचे गिर जाएगी वो। तो अब नीचे क्यों गिर रही है? ड्यू टू सम फोर्स, ड्यू टू सम अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है अर्थ की, इसे ही हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये तो क्लियर है, आपको बचपन से भी पता होगा। बट क्या जो एप्पल है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है? जैसे हमारा जो एप्पल है वो ज़मीन पर गिर रहा है, लेकिन क्या वो छोटा सा एप्पल अपनी तरफ पूरी अर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नो, बट आंसर इज यस। एप्पल भी अपनी तरफ अर्थ को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जो न्यूटन का थर्ड लॉ था उसके अकॉर्डिंग एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मतलब कि अगर अर्थ एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर हमें कभी भी ऐसा तो है नहीं कि जो एप्पल है उसकी तरफ अर्थ खींच के जा रही है, ऐसा हमें होते हुए दिखे। बिल्कुल नहीं होता ऐसा। तो सर क्यों नहीं होता? क्योंकि जो अर्थ का मास है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो एप्पल फोर्स अप्लाई करता है अर्थ के ऊपर वो ना बराबर होती है। एप्पल को पता ही नहीं चलता, एप्पल की जो फोर्स है वो अर्थ को पता ही नहीं चलता कि एप्पल कोई फोर्स भी अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर मास अर्थ का ज़्यादा होने की वजह से अर्थ अट्रैक्ट नहीं होती टूवर्ड्स एप्पल। तो यहाँ से एक छोटी सी चीज़ तुम्हें समझ में आ रही होगी कि ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर जो मास है यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो क्या है, उसके पास आप समझ सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। और अगर किसी चीज़ का वेट बहुत कम है तो उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगी। अच्छा, न्यूटन ने सजेस्ट करा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स के अंदर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो उस वाली चीज़ को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि अर्थ अगर एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ तो उसे भी हम लोग ग्रेविटेशनल बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप मून पे चले जाओ, मून पर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये तो हर जगह होगी। लेकिन हम लोग मून के बहुत सारे वीडियोस देखते हैं कि अर्थ पे तो लोग आराम से चल पाते हैं, मून के ऊपर लोग उड़ रहे होते हैं। मतलब एक जंप लगाई तो वो उड़ ही गए, इतने मज़ेदार तरीके से लोग चलते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून के ऊपर कुछ और है, अर्थ के ऊपर कुछ और है। लेकिन ये सर कैलकुलेट कैसे होती है? इसके लिए न्यूटन ने बनाया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब पूरे यूनिवर्स के अंदर आप कहीं पर भी चले जाओ तो आपको ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज़ करके पता लग जाएगा कि कौन से प्लैनेट की कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ये तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
लेकिन कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करता है ये हमें जानना है। तो ये जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक इस ऑब्जेक्ट का मास, दूसरा इस ऑब्जेक्ट का मास, तो इन दोनों का हमें मास पता चल गया। फिर क्या पता होना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कितनी दूरी है इन दोनों में। फिर हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा कितनी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो ए ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का मास पता होना चाहिए। तो जो ए ऑब्जेक्ट है उसका मास मैंने लिख दिया कैपिटल एम, बी ऑब्जेक्ट है इसका मास मैंने लिख दिया स्मॉल एम, अपॉन में डी स्क्वायर। ये डी स्क्वायर कहाँ से गया, डिस्टेंस डबल ले लिया। देखो बेटा मैंने ए से बी तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही तो बी से लेके ए तक का डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर डी स्क्वायर ले लिया। जी क्या है, जी एक कांस्टेंट है, इसके बारे में हमें पता चलेगा कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। और यहाँ पर हमारी फोर्स निकल जाएगी कि कितनी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो जी की वैल्यू है ना, इस कैपिटल जी की वैल्यू होती है, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये 6.673 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू होती है जी की, इसका आपको ध्यान रखना है। इस वैल्यू को फाइंड किसने करा था, हेनरी कैवेंडिश ने इस वैल्यू को फाइंड करा था। तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है और आपको कैपिटल एम स्मॉल एम की वैल्यू पता होनी चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो आप आराम से फोर्स निकाल सकते हो कितनी फोर्स से एक दूसरे को ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कांस्टेंट जी है ये कहीं पे भी चले जाओ आप, ये जो जी की वैल्यू है ये यही रहने वाली है, चाहे आप अर्थ की कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे आप मून की कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे प्लूटो की, चाहे सन की, किसी की भी आप एक ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको कैपिटल जी की वैल्यू यही रखनी है। अच्छा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या काम है, देखो एक तो हमें अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स पता चलती है कि कितनी फोर्स से अर्थ चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दूसरा हमें ये पता चलता है कि जो मून है ये सर्कुलर मोशन में क्यों घूमता है अर्थ के चारों तरफ। देखो बहुत ही सिंपल सा रीज़न है इसका। सिंपल सा रीज़न क्या है, देखो सिंपल सा रीज़न ये है कि आप मून को देखो और यहाँ पर अर्थ को देखो, तो अर्थ का साइज कितना बड़ा है कंपेयर टू मून, तो मास किसका ज़्यादा होगा, अर्थ का। मून का मास क्या होगा, कम। इसी वजह से मून अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। क्या अर्थ मून के चारों तरफ घूम सकती है, घूम सकती है, अगर मून का साइज भी अर्थ के जितना हो जाए, मतलब अर्थ जितना ही बड़ा मून हो जाए तो दोनों एक दूसरे के चारों तरफ घूमेंगे। अच्छा, सारे प्लैनेट सन की तरफ क्यों घूमते हैं, बिकॉज देखो सबका मास देखो कितना कम है और सन का साइज देखो, सन का मास बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से सन का वेट बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा। तो दिस इज़ हाउ जो हमारा पूरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उससे हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। और जो सन है और मून है ये भी टाइड्स कॉज करते हैं, ये भी हमें पता चलता है ड्यू टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। अच्छा, फ्री फॉल फिर एक कंसेप्ट आता है हमारा। फ्री फॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ के ऊपर जो भी एक्सेलरेशन हो रही है ग्रेविटी की वजह से, मतलब आपने ये ऑब्जेक्ट लिया, इसको ऊपर से छोड़ दिया नीचे। अब जब आपने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा तो देखो कुछ ना कुछ स्पीड से ये नीचे जा रहा होगा, कुछ ना कुछ इसकी एक्सेलरेशन होगी। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि फ्री फॉल। तो यहाँ पर दो हमारे स्टोन्स है, नीचे गिर रहे हैं ज़मीन की तरफ। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये कुछ स्पीड से नीचे की तरफ आ रहे होंगे, तो उसे ही बोलते हैं हम लोग फ्री फॉल। हम लोग फ्री फॉल को हमेशा डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। और जो हमारा फॉर्मूला है फोर्स का, आपको याद होगा, F = ma।
फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही तो हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। तो यहाँ पर g भी लिख सकते हैं हम लोग एक ही जगह, बिकॉज g ऑल्सो मीन सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ही है इसका मतलब। तो F इज इक्वल्स टू mg हमारा फॉर्मूला आ जाता है। तो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था वो था F इज इक्वल्स टू m। इसी फॉर्मूले से हमने जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि फ्री फॉल है उसका भी फॉर्मूला निकाल लिया, दैट इज F इज इक्वल्स टू mg। a को हमने g से क्यों रिप्लेस करा है, बिकॉज g इज सिमिलर थिंग, g भी वही है जो a है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, तो यहाँ पर हमने इसलिए g को लिखा है। अच्छा, ये जो g है इसकी वैल्यू क्या होती है सर, वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये पूरी डेरिवेशन दी हुई है, f इज इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ये डेरिवेशन सर हमें पूरा अच्छे से डिटेल में समझने की ज़रूरत है? नहीं, तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं है। समझना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा, बट इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, क्या सर ये याद करने की ज़रूरत है? देखो, अपने स्कूल में आपको टीचर से पूछना पड़ेगा कि वो एग्ज़ाम में डेरिवेशन देंगे या नहीं। 50% टीचर्स ऐसे होते हैं जो देते हैं डेरिवेशन, 50% ऐसे होते हैं जो डेरिवेशन नहीं देते। तो अगर आपके स्कूल में डेरिवेशन दी जाती है तो आपको क्या करना है, इसको लर्न कर लेना है। ठीक है, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करिए, और फिर हमारी वैल्यू आ गई है स्मॉल जी की, दैट इज़ 9.8। लेकिन ये जो 9.8 वैल्यू आई है स्मॉल जी की, ये सबको याद होनी चाहिए, ये सबको पता होनी चाहिए, तभी हम लोग न्यूमेरिकल कर पाएंगे हमारे ग्रेविटेशन के। ठीक है, क्या सर ये डेरिवेशंस न्यूमेरिकल में काम आएंगे? नहीं आएंगे काम, बस आपको ये लर्न कर लेनी है। ये लर्न करके आपको लिखनी है कि कैसे वैल्यू डिराइव हुई थी स्मॉल जी की। जो अर्थ की शेप है वो परफेक्टली स्पेयर जैसी नहीं है, कहीं पर अर्थ फ्लैट है तो कहीं पर प्रॉपरली गोल है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें जानने की क्यों ज़रूरत है? देखो, ये चीज़ जानने की इसलिए ज़रूरत है कि अगर आप इंडिया के अंदर हो और आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इंडिया के अंदर तो इसका वेट था 10 kg, पोल पे लेकर गया तो इसका वेट हो जाएगा 11 kg। इतना डिफरेंस आ जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत इसका वेट इंडिया से वहाँ पर जाकर इंक्रीज हो जाएगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेटर होती है पोल्स पर और लेस होती है इक्वेटर के नज़दीक या फिर इक्वेटर पर। ठीक है, फ्री फॉल क्या है हमें समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। फ्री फॉल, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है अर्थ की तरफ तो उसके पास कुछ ना कुछ फोर्स होगी, और जो फोर्स से अर्थ उसे अट्रैक्ट कर रही है उसे ही हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। लेकिन फ्री फॉल की एक और कंडीशन है कि कोई भी और फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं करनी चाहिए। जब फ्री फॉल को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो कोई और फोर्स का हमें बीच में ध्यान नहीं रखना। कौन सी और फोर्सेस हो गई, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, सारी और भी बहुत सारी फोर्सेस हो गई, उनका हमें ध्यान नहीं रखना। जब हम फ्री फॉल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट ज़मीन के ऊपर नीचे गिर गया। ठीक है, तो सिंपली अर्थ इसको किस फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल एक्सेलरेशन। अच्छा, जो वैल्यू ऑफ जी है ये अर्थ के ऊपर सेम रहती है। ठीक है, हम लोग इसे सेम ही लेते हैं जिससे आप लोगों के लिए थोड़ा आसान रहे। कभी कभी तो टीचर्स ऐसा भी करते हैं कि बच्चे कैलकुलेट जल्दी और आसानी से कर पाएँ, क्या करते हैं 9.8 की जगह 10 दे देते हैं वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। लेकिन क्वेश्चन में टीचर ये चीज़ मेंशन करते हैं, तभी आपको स्मॉल जी की वैल्यू 10 लेनी है, नहीं तो 9.8 ही लेके चलनी है। अभी मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी बताने वाला हूँ। अगर आपको मोशन वाली इक्वेशंस याद है तो वही मोशन वाली इक्वेशंस यहाँ पर थोड़ी बदल गई हैं। जैसे हमने मोशन में पढ़ा था v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी, तो जो a है वो किससे बदल गया है, g से। s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो हाफ a था ए टी का स्क्वायर था वहाँ पर हमने क्या कर दिया है, g ले दिया है। तो a की जगह हमने सिंपली g से रिप्लेस कर दिया है हमारी मोशन वाली इक्वेशंस के अंदर भी। तो अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशन तो वहाँ पर आपको यही न्यूमेरिकल्स यूज़ करने हैं जो मोशन वाले हैं, बस a को g से रिप्लेस कर देना है। हम देखेंगे अभी न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो में भी। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, मतलब कैपिटल जी और स्मॉल जी के अंदर क्या डिफरेंस है। जो मेन डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो है एक कंसेप्ट का, जो है मास और वेट। अब आप लोग पहली बार इन दोनों चीज़ों को सुन रहे होगे, मास और वेट को सुना तो कई बार होगा, लेकिन मास और वेट को एक साथ पहली बार सुन रहे होगे। और डिफरेंस होता है इनमें, हमें तो सेम लगती थी ये दोनों चीज़ें, नहीं।
अलग अलग होती हैं। देखो मास क्या है, मास को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ अ मैटर, और जो वेट है, वेट क्या है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स बाय विच द ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। मतलब वेट ऑब्जेक्ट का डिपेंड करता है किस प्लैनेट पे आप प्रेजेंट हो और उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये ऑब्जेक्ट था जिसका मास 5 kg था। अब ये ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पर है तो इसका वेट कितना होगा, इसका वेट होगा 10 kg अगर अर्थ पर है। और इसी ऑब्जेक्ट को अगर आप मून पर ले जाते हो तो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के कंपेयर में बहुत कम है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा इसका ओनली 2 kg, बिकॉज मून की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि जो मास है मून पर भी 5 kg ही रहेगा, अर्थ पर भी 5 kg था, लेकिन वेट चेंज हो रहा है। वेट चेंज क्यों हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स। तो अर्थ की डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स थी, मून की डिफरेंट है, और ऐसे ही अगर आप किसी और प्लैनेट पे ले जाओगे इस ऑब्जेक्ट को, 10 kg जो इसका वेट था अर्थ पर, वो बार बार दूसरे प्लैनेट्स पे जाकर वेट चेंज होता रहेगा। बट मास जो कि 5 kg है वो कांस्टेंट रहेगा। तो मास क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। वेट क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। डिपेंड करती है, वेक्टर का मतलब होता है ये चीज़ डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, मतलब आप अर्थ पर हो, मून पर हो, किसी और प्लैनेट पर हो। और मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ये डिपेंड नहीं करती डायरेक्शन पे, आप किसी भी प्लैनेट पे हो मास कांस्टेंट ही रहेगा। मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। वेट ज़ीरो हो सकता है ऐसी जगहों पर जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। ठीक है, जो मास है उसे हम लोग डिनोट करते हैं m से, वेट को डिनोट करते हैं w से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मास की ऐसा यूनिट होती है kg, वेट की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन एंड मास की क्या होगी ऐसा यूनिट? kg। अच्छा, अर्थ के ऊपर अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा आपका मास कितना है, तो आप क्या बताओगे आपका मास कितना है? भैया मेरा तो मास बहुत ही ज़्यादा है, क्या करूं, रोज एक्सरसाइज करता हूं तब भी कम नहीं होता मेरा ये मास। भैया वैसे अगर मैं सच बताऊं तो मैं आपका वीडियो उसको दिखा दूंगा और बोलूंगा कि मास और वेट के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। अर्थ के ऊपर हम सिर्फ वेट की बात कर सकते हैं, मास की बात ऐसे कैसे मैं बता दूं अपना मास तुम्हें। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो ये पूरी हमें डेरिवेशन दी गई है, किस तरीके से डिराइव करा है इस चीज़ को। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे को लर्न करनी है वो लर्न कर सकता है, यहाँ से नोट डाउन कर लेना फटाफट। फिर हमारे मेन पॉइंट आता है कि आखिरकार एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ से मून के कंपैरिजन में कितना डिफरेंस होगा। तो 1/6 का डिफरेंस होगा। मान लो किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर कुछ है, तो वो जब वो मून पे जाएगा तो सिर्फ उसका 1/6 रह जाएगा अर्थ के कंपेयर में वेट मून पर, क्योंकि मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कम है। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एक ऐसी फोर्स होती है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करती है। जैसे यहाँ पर ये जो प्लेन है आप देख रहे हो, ये जेट है, ये कहाँ पर मूव कर रहा है? फॉरवर्ड मूव कर रहा है। तो इसी के साथ जो एक फोर्स मूव कर रही है वो कौन सी फोर्स होगी? दैट विल बी थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होती है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर आता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज द फोर्स दैट एक्ट्स पर यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा प्रेशर को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि प्रेशर होता क्या है। देखो यहाँ पर मेरा अंगूठा है, ये रहा मेरा अंगूठा। अच्छा, इस अंगूठे के ऊपर मैंने इसको लिया, पेंसिल को, इसका सरफेस देखो पीछे से कैसा है, फ्लैट है। इससे मैं प्रेशर लगा तो क्या छेद हो पाएगा अंगूठे में? नहीं हो पाएगा सर। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक कंपास को ले लिया, इससे करूँ मैं ये? नहीं करूँगा मैं, मेरे अंगूठे के अंदर छेद ही हो जाएगा अगर मैंने इतना प्रेशर लगा दिया। दोनों में क्या फ़र्क था? ध्यान देना, जो पेंसिल है इसका सरफेस ज़्यादा था, ये जो हमारा कंपास है इसका जो ये वाला सरफेस है ये काफ़ी कम है। कम होने की वजह से सरफेस ये क्या करता है? प्रेशर ज़्यादा लगाता है। और इसका सरफेस ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर ये क्या लगा पा रहा है? कम लगा पा रहा है। तो प्रेशर के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हुई? एरिया। तो यहीं से जो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला है वो निकल के आता है। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू F/A। F क्या है? F है फोर्स, आप कितनी फोर्स लगा रहे हो। फोर्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेशर के लिए, और दूसरा एरिया।
एरिया जितना कम होगा, देखो जितना कम एरिया था उतना ज़्यादा प्रेशर लग रहा था, जितना ज़्यादा एरिया था उतना कम प्रेशर लग रहा था। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से जो हम लोग दीवार के अंदर कील वगैरह, जो आयरन नेल हम लोग लगाते हैं दीवार के अंदर, उसका भी आपने देखा होगा कि एरिया क्या होता है, कम, के आसानी से वो दीवार के अंदर चली जाए, प्रेशर क्या लगे, ज़्यादा लगे दीवार पर। तो यहाँ पर आपके लिए भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो कि ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। अच्छा, प्रेशर को हम डिनोट करते हैं P से, और प्रेशर की SI यूनिट होती है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर या फिर पैस्कल, PASCAL, PA भी बोलते हैं हम जिसे। अब पढ़ते हैं बुयंसी के बारे में। व्हाट इज बुयंसी? तो बुयंसी क्या होता है? द अपवर्ड फोर्स experienced by an object when it is immersed into a fluid is called as force of buoyancy। मतलब कि आपने एक बॉल को लिया, पानी के अंदर आपने उसे अच्छे से सिंक करने की कोशिश करी, तो यहाँ पर एक फोर्स एक्ट करेगी जिसको बोलते हैं हम लोग बुओयंट फोर्स, और ये जनरली फ्लूइड्स के पास होती है। तो ये बुओयंट फोर्स क्या करेगी, इस बॉल को ऊपर की डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। ये देखो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर दिया, तभी ये बॉल फ्लोट करने लगी। तो यहाँ पर बुओयंसी के बारे में भी हमें पता चला। बुओयंसी क्या होती है? अपवर्ड डायरेक्शन में चीज़ों को मूव करती है। इट एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, एक और चीज़ पे डिपेंड करती है बुओयंसी, दैट इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है बुओयंसी। अभी समझते हैं कि आखिरकार डेंसिटी क्या होती है। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करता है और सिंक क्यों करता है? अब ऐसा तो है नहीं कि पानी के अंदर आपने किसी भी चीज़ को डाला और हर चीज़ पानी के अंदर फ्लोट कर रही है, नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पानी के अंदर सिंक भी कर जाती हैं, डूब भी जाती हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है इट कैन फ्लोट और सिंक डिपेंडिंग अपॉन इट्स डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि यहाँ पर अगर आप गैस को देखो, जैसे कि गैस को देखो, यहाँ पर गैस का मास अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर देखो गैस क्या है, बहुत कम डेंस है। यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं गैस के बहुत कम है। लिक्विड की बात करें तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा मीडियम लेवल पे डेंस है। और सॉलिड्स क्या हैं? दे आर हाईली डेंस, बहुत ज़्यादा डेंस है। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं डेंसिटी के बारे में। हाउ टाइटली पैक्ड मैटर इज द अमाउंट ऑफ मास इन अ गिवन स्पेस। किसी भी गिवन स्पेस में कितने ज़्यादा मैटर है, उस चीज़ से हम लोगों को डेंसिटी के बारे में पता चलता है। ये डायग्राम से आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि गैस की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, वेरी लेस होती है। ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी वाटर से भी लेस होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, जैसे कि कॉक। कॉक क्या होता है? जो आपने कभी भी आपने कोई बॉटल पियो, उसके ऊपर लकड़ी का ढक्कन जो होता है, दैट इज कॉक। वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है आसानी से, ठीक है। इट कैन फ्लोट इजीली अपॉन वाटर, वाटर के ऊपर आसानी से फ्लोट करता है, लकड़ी का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जनरली इसका मतलब क्या है, जो कॉक है इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से भी कम है। तो कॉक फ्लोज इन वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर। ऑब्जेक्ट दैट हैव डेंसिटी हायर देन वाटर, वो क्या हो जाते हैं? वाटर के अंदर सिंक हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई आयरन की नेल लेंगे, मतलब कि लोहे की कील लेंगे, उसको पानी के अंदर डालेंगे तो वो सिंक हो जाएगी। वाई? क्योंकि आयरन की नेल की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है आयरन की नेल नीचे चलेगी वाटर में और जो कॉक है वो ऊपर तैर। तो सिंपली इसका मतलब क्या है कि वाटर के ऊपर फ्लोट कौन सी चीज़ें करती है? जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, इतना समझना है आपको। और वाटर के अंदर सिंक कौन सी चीज़ें करती है? जिनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, बस इतना ध्यान रखना है। और डेंसिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के पास कितने मैटर हैं एक स्पेस के अंदर, गिवन स्पेस के अंदर। जैसे यहाँ पर गैस के अंदर ये स्क्वायर बॉक्स है, इसके अंदर गैस के अंदर हमने देखा कितने मैटर थे, थोड़े कम है। लिक्विड के अंदर थोड़े और कम है। सॉलिड के अंदर देखो आप बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो आई होप ये आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। डेंसिटी वाला कंसेप्ट काफ़ी ईजी था, बस आपको मेन चीज़ यही ध्यान रखनी है कि वाटर के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो उसकी डेंसिटी वाटर से कम है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर सिंक कर रहा है पानी के अंदर, डूब रहा है पानी के अंदर, तो उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है। अब हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में जानने से पहले उनकी कहानी तो सुन लो, उन्होंने कैसे ये पूरी रिसर्च करी थी। एक दिन आर्किमिडीज ऐसे ही घूम रहे थे, उन्हें बड़ी जोर की गर्मी लगी। बोला अरे यार मुझे तो गर्मी लग रही है, मैं क्या करूँ?
अपने घर में गए। अब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अपने घर में जाके एसी या कूलर के आगे बैठ जाते, गर्मी लगती है तो। लेकिन आर्किमिडीज ने कुछ यूनिक करा, वो सीधे बाथरूम के अंदर गए, उनका बाथटब था पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ, उसके अंदर वो कूद गए, मजे से नहाने लगे ठंडे पानी से और गाना गाने लगे, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, बड़े मजे ले रहे थे वो। अच्छा, फिर उन्होंने एक चीज़ फील करी कि जब वो पानी के अंदर नहा रहे थे उन्हें लगा कि उनकी बॉडी जैसे लाइट हो गई, उनका वेट थोड़ा कम हो गया। तो उन्होंने बोला अच्छा यार मेरा वेट कम लग रहा है। फिर वो पानी से नहा धोकर 1 घंटे बाद बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि टब के बाहर पानी गिरा हुआ है, जिस बाथ टब के अंदर वो नहा रहे थे। तो उन्होंने बोला ये पानी क्यों बाहर निकला है, और मुझे मेरी बॉडी वाटर के अंदर कम क्यों लग रहा था, मेरा वेट क्यों लग रहा था वाटर के अंदर कम। तो उन्होंने इस चीज़ पर रिसर्च करना शुरू करी। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा इस चीज़ के ऊपर। क्या एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने एक पत्थर लिया 5 किलो का, 5 kg का एक स्टोन लिया और एक ग्लास कंटेनर लिया, उसके अंदर पूरा ऊपर तक पानी भर दिया और इसके नीचे कंटेनर लगा दिया। अब जैसे ही इस ग्लास कंटेनर से पानी गिरेगा, इस कंटेनर, ये जो नीचे वाला कंटेनर है, इसमें जाकर कलेक्ट हो जाएगा। अब इन्होंने आर्किमिडीज ने क्या करा, आर्किमिडीज ने जैसे ही ये जो स्टोन था, इस स्टोन को पानी के अंदर डाला तो इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो स्टोन का वेट है वो कुछ कम हो गया। बिल्कुल सही कहा मैंने, ये वेट जो है ये कुछ कम हो गया, पानी के अंदर जाते ही हल्का हो गया ये स्टोन कंपेयर टू आउटसाइड। और पानी जो ऊपर तक भरा हुआ था ग्लास टम्बलर से, वो नीचे गिर पड़ा था और इस कंटेनर में जाके कलेक्ट हो गया था। ये जो दिख रहा है ना आपको ब्लैक कलर का डैश डैश लाइन वाला, इस कंटेनर में जाके कलेक्ट हो गया। अब आर्किमिडीज ने क्या करा, आर्किमिडीज ने ये जो पानी था, इस पानी का वेट देखा और जो स्टोन का वेट था वो कितना था पानी के अंदर, इसे कैलकुलेट करा। जो स्टोन का वेट था पानी के अंदर वो 3 kg था, और जो पानी बाहर निकला था, इस कंटेनर के अंदर गिरा था, इस ग्लास कंटेनर से गिरने के बाद नीचे वाले कंटेनर में जाके गिरा था, इसको उन्होंने कैलकुलेट करा। तो जब इस कंटेनर के वेट को कैलकुलेट करा तो दैट वाज 2 kg। तो आर्किमिडीज को समझ में आ गया कि अरे ये हुआ है, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। मतलब क्या हुआ है, एक बॉडी थी जिसे हमने इमर्स करा है फ्लूइड के अंदर, तो वो एक्सपीरियंस कर रही है अपवर्ड फोर्स, मतलब कि उसका वेट लाइट हो गया। तो जो भी फ्लूइड उससे बाहर निकला है, मतलब यहाँ से जो पानी बाहर निकला था वो कितना होगा, वो पानी उतना ही होगा जितना कम उस बॉडी का वेट हुआ होगा पानी के अंदर। जैसे ये स्टोन था, इसका स्टोन का वेट कितना रह गया था वाटर के अंदर, दैट वाज 3 kg। लेकिन वहीं पर जो बाहर पानी निकला था दैट वाज कितना था, वो दैट वाज 2 kg। तो यही है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये रही इसकी डेफिनेशन, काफ़ी सिंपल सा है और आर्किमिडीज ने इसे ही अपना प्रिंसिपल नेम दे दिया। अरे आप भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, तो आप भी बन जाओ शायद नेक्स्ट आर्किमिडीज। क्या क्या एप्लीकेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, इससे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पता लगा सकते हैं। डिज़ाइन करने के लिए शिप्स को, सबमरीन्स को हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। हाइड्रोमीटर्स, लैक्टोमीटर्स, इन सब का यूज़ करा जाता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। अच्छा, यहाँ पर जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, इसी की वजह से जो शिप आयरन की बनी होती है, स्टील की बनी होती है, वो भी पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं। वेयर एज अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन जो है वो सिंक हो जाता है पानी के अंदर। एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप आयरन का डालोगे वो सिंक हो जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी लोहे की, स्टील की शिप्स फ्लोट करती हैं क्योंकि वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के ऊपर डिज़ाइन होती है। तो आपको समझ में आया, काफ़ी सिंपल था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही है। अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। जब भी हम लोग डेंसिटी को कंपेयर करते हैं, व्हेन डेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कंपैरिजन विद वाटर, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। कभी भी हम लोग अगर वाटर के कंपैरिजन में लेते हैं डेंसिटी को तो हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। किसी चीज़ का मास कितना है और वो कितनी जगह ले रही है, तो डेंसिटी इस तरीके से निकल जाती है। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब वाटर की डेंसिटी से अगर हम किसी भी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो वो किसके अंडर आएगा, रिलेटिव डेंसिटी के अंदर आएगा। क्लियर है। डेंसिटी क्या थी, डेंसिटी अभी हमने ऊपर देखा था कि कितनी जगह में कितने पार्टिकल किसी चीज़ के आ पा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, ये था हमारा एक बॉक्स था, इसके अंदर गैस के कितने कम पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के कितने कम हैं, और सॉलिड के देखो कितने ज़्यादा हैं। तो सॉलिड क्या था, ज़्यादा डेंसर था। तो डेंसिटी का फॉर्मूला यही रहता है, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी में क्या करते हैं हम लोग, कंपैरिजन करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से चीज़ों की डेंसिटी को। अच्छा, जो रिलेटिव डेंसिटी है इसकी कोई यूनिट नहीं है। यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं सिंपली रिलेटिव डेंसिटी के अंदर वाटर को और चीज़ों से। अच्छा, किसी भी चीज़ की अगर डेंसिटी
ध्यान देना, ये क्वेश्चन मैंने आपसे ऊपर भी पूछा था कि अगर किसी भी चीज़ की डेंसिटी वाटर से कम है तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी या पानी के अंदर सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। कमेंट करना फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पर अगर हमें 500 लाइक्स इस वीडियो पे मिलते हैं तो न्यूमेरिकल का वीडियो भी ग्रेविटेशन का रिलीज हो जाएगा, जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए जिनसे हमने ये पूरा कंसेप्ट समझा है, ईजिली समझा है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबर बनना है। सैम्पल पेपर भी आपको मिल जाएंगे जो कि एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल है, साथ में शाउट आउट भी मिलने वाला है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन, मनु से ज्ञान लेते रहो।